यहाँ तक किसी को डाउट? बता दो। अब हम काफी इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं चीज। इसका टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है वो स्नेल्स लॉ की डेरिवेशन भी बोल सकते हो आप एक तरीके से। डेरिवेशन क्या मतलब, पेपर में जब आएगा एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ विद द डायग्राम कैसे क्या है, तो वो आपको करना होगा इसमें। ठीक है, क्लियर? दोबारा बोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको ध्यान से समझना सब। ठीक है, ग्लास स्लैब, वैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने मान लिया। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, दोबारा कह रहा हूँ, समझे? और हिंदी वालों के लिए दोबारा कह रहा हूँ, थोड़ी छोटी मोटी टर्म्स है वो आप देख सकते हैं बुक में, और ना समझ में आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आधी चीजें वैसे हिंदी में भी वही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने मान लिया ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब आप जानते हैं, जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल, आप जैसे ऑफिस जाओगे, जैसे हमारा भी ऑफिस है, उसमें हम देखा वो टेबल के ऊपर एक ग्लास की स्लैब होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी टेबल के ऊपर, क्या होती है आपकी ग्लास की स्लैब। ठीक है, अब ग्लास की स्लैब क्या होती है भाई? तो मैं आ गया सबको, ग्लास की स्लैब क्या है? तो टेबल के ऊपर होती है मोटी मोटी। ठीक है, अब क्या होता है अगर उसमें कोई रे एंटर करेगी, तो ध्यान से समझना। मान लो हमने नॉर्मल बना लिया, यहाँ पे थोड़ा इस तरह बना लेते हैं। अब यहाँ से कोई रे आपकी एंटर करी, ध्यान से समझना, तो ये क्या बनाएगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी इसके साथ, समझे? जिसको मैंने मान लिया I1। अब क्या होगा, इसको जाना तो सीधा चाहिए था, आपको बताइए, बट ये जो मीडियम है ये आपका रेयर मीडियम, और रेयर या आप कह सकते हैं एयर, जो आपका कैसा है, रेयर मतलब थोड़ा खुला खुला सा, डेंस नहीं है, घना नहीं है, वो होता है रेयर मीडियम, समझे? अब ये क्या है, रेयर से किस में जा रही है? डेंस में जा रही है। तो ये कैसा मीडियम है? डेंस मीडियम। ग्लास है, डेंस घना है, एग्जाम्पल आप समझो भैया। ठीक है, अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बट मैंने क्या बताया, जैसे रेयर से डेंस अगर लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की थोड़ी पास हो जाती है, जहां उसे जाना था उससे थोड़ा नॉर्मल की तरफ आ जाती है, तो ये आपको क्या, नॉर्मल की तरफ आ गई थोड़ी देर, तो ये यहाँ जो बनाएगी, ये क्या बनाएगी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्लेक्ट, जहाँ रिफ्लेक्शन होती थी वहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे, जहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। शो आप सही कर, ठीक है भाई? अब क्या होगा, ये जो रे ये तो होगी चाहिए, अब ये रे क्या है, यहाँ जाएगी। अब यहाँ पे फिर नॉर्मल है दोबारा आपका, ये जो एंगल बनाएगी यहाँ मैंने मान लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड इंसिडेंस मान लिया। अब इसको देखो, जाना तो क्या चाहिए था, बात समझ रहे हो भाई? जाना तो क्या सीधा चाहिए इसको, पर हमें पता है सीधा तो नहीं जाएगी। ये क्या है, जैसे डेंस से रेयर, अब दोबारा क्या एयर आ गई ना यहाँ, एयर है या कोई और रियल मीडियम हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, वैक्यूम हो सकता है या कोई और रियल मीडियम हो। जैसे ये डेंस से रेयर की तरफ जाएगी, बाहर खुले में आएगी, तो इसको पता है नॉर्मल की तरफ पास आने के बजाय अब ये क्या है, नॉर्मल से दूर जाएगी, समझ रहे हो? नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर। क्लियर? यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल हो रिफ्लेक्शन बन गया सेकंड। कोई डाउट किसी को? अब अगर मैं इसको देखना एक्सपेंड करूंगा, ये जो लाइट थी जहां इसको जाना चाहिए था, ये इसके क्या पाती है, पैरेलल, ये दोनों क्या पाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। समझाई बात? तो ये जो रे, अब देखो, अंदर कुछ भी हुआ हो, अंदर बहुत कुछ हुआ है, बट मुझे तो सीधा ये पता है
जो घुसी वो बाहर से एंगल, वो क्या थी, इंसिडेंट रे। मैं तो ये देखूंगा ना बाहर क्या निकली है, तो जो बाहर रे निकलती है इसमें उसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। हिंदी में सिंपल सा कोई नाम होगा, वो भी दिख जाएगा आपको, नोट्स में देख लेना, सपोर्ट मेटेरियल दिख जाएगा आपको। इसको हम क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे। क्लियर, बात समझ में आई सबको। ये क्या है आपका, जहां से जाना चाहिए वही तो है, जो लाइट जहां से इसको सीधी आ रही थी, अगर मैं इस इंसिडेंट को सीधा ले जाऊं तो ये क्या है, ये है, यानी कि एमर्जेंट रे भी उसी के पैरेलल आती है। सेम उस रास्ते पे नहीं जाएगी, वो पैरेलल पाएगी। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ बना है, इसको हम ई भी बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये एक तरीके से आई और ये जो है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जिस इंसिडेंट रे से ये एंटर करा है उसी से ये निकलती है बाद में। क्योंकि आपको पता है, खुद सोचो, जितना इस ग्लास स्लैब ने रास्ता मतलब इसको अपने पास खींचा है ना, जितना इसका रास्ता इसका उसने बदला है, उतना ही जैसे बाहर निकलेगी अपना रास्ता फिर ले लेगी वही। पर ये एंगल ऑफ इमरजेंस और इंसिडेंस कब होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, जब एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। अब यही अगर ग्लास स्लैब टेढ़ा मेढ़ा होता, सीधा उल्टा सीधा होता है ना, तो कुछ अलग केस बनते। ये पर किसके लिए, आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के, जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, हर जगह बराबर डेंसिटी है, उसके लिए ऐसा होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में 5 या 4 नंबर पक्का आता है। क्लियर, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। और आगे इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, कि जितना ही डिस्प्लेस हुआ है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किसी को डाउट है तो मुझे पूछो। भैया जब रेयर रहेगा तो हमेशा नॉर्मल से दूर रहेगी। हाँ, और डेंस होगा तो पास। हाँ। और हिंदी में आपको पता ही है, रिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं भाई, अपवर्तन। ध्यान रखना, ये बुक में सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, रिफ्लेक्शन भी लिखा पाएगा और अपवर्तन भी पाएगा। भाई किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो हम आगे बढ़ा देते हैं, हमारे लिए तो क्या दिक्कत है। दीक्षा समझ में आ रहा है? तू हिंदी में लेसन पढ़ती है नहीं पढ़ती घर पे? पढ़ती हूँ। पढ़ा करो घर पे लेसन, पूछूंगा मैं, पूछता तो हुई, तो जवाब क्यों नहीं देती अगर पढ़ती है तो? भाई यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे देखते हैं भाई इसके अंदर। अब हुआ क्या, देखो हमने क्या किया, ये जो ग्लास स्लैब था, ठीक है, जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो भी है, इनमें हमने चार्ट बनाया है, देखा भाई, आई आई देख लिया हमने, आई और आर, ठीक है। तो क्या किया, अलग अलग आई लिया, मान लो I1 I2 I3, अलग अलग, देखो आपको पता है रे अलग अलग एंगल पे आ सकती है, अलग अलग हमने एंगल पे रे डाली लाइट, और अलग अलग आपको आर मिलेंगे, ठीक है, R2 R1 R2 R3, ये इनके लिए, ठीक है, I1 R1 R2 R3 अलग होंगे, या आप यहाँ से देख सकते हैं, जो ये रे आई अलग अलग, इसका R2 अलग अलग होंगे। तो जितने भी I1 R2 ये बने, हर इंसिडेंट के लिए अलग रिफ्लेक्टेड रे, हर एंगल ऑफ दूसरे इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ अलग आएगा, ऐसी अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के लिए अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आएंगी। समझ में आ रही है बात? तो इसमें फिर क्या पाया गया, कि जो साइन आई होगा, जो भी एंगल, वो साइन आर, वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। इस कांस्टेंट का नाम मैं बताता हूं,
इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझे। और ये जिसने कहा वो तो स्नेल्स भाई साहब थे, और इसको हमने नाम रखा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, कि जब मैं आई और आर का साइन ले लूंगा और डिवाइड करूंगा तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट बराबर आएगा, और वो जो कांस्टेंट है उसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, बिल्कुल हिंदी में हम बताते हैं, हिंदी में से बोलते हैं स्थिरांक। क्या बोलते हैं? स्थिरांक। स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, वो आप कभी भी अपनी बुक से मिला लेना। इसको हम बोलते हैं स्थिरांक। बेस्ट इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। देखिए इसका एग्जांपल दे दो एक। क्या एग्जांपल दूं? जैसे कोई डिजिट रख के। आएगा, हमेशा आएगा यार, इसमें सोचना क्या है, कुछ भी हो जाए। बट ये जो कांस्टेंट है किसके लिए होगा, कि अगर हमने जो लाइट ली है, अगर एक कलर फिक्स होना चाहिए, अगर मालूम है येलो लाइट लिया तो उसका अलग इंडेक्स आएगा, येलो और रेड लाइट लिया तो उसका अलग आएगा। ये फॉर फिक्स्ड रे कलर ऑफ लाइट एंड पेयर ऑफ मीडियम, ध्यान रखना। फिक्स्ड और पार्टिकुलर लिख देता हूँ, और इसके लिए ये पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, ये नहीं कि आप कोई भी कलर उठा लो सबका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स सेम पाएगा। अगर एक कलर ऑफ लाइट है तो उसका रिफ्लेक्टेड पाएगा। और पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम मतलब क्या है, कि अगर आप ग्लास लेंगे और एयर लेंगे तो उसकी क्लास में, उसके केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, अगर आपने ये चेंज कर दिया तो उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होगा आपका। ये नहीं कि कुछ भी आप उठा लो तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबका सेम आएगा। पेयर ऑफ मीडिया भी सेम होनी चाहिए, कलर ऑफ लाइट भी सेम होना चाहिए। और ये बात एग्जांपल की, एग्जांपल की टेंशन मतलब अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप कोई भी आई ले लो यार, एक मतलब एंगल आई 45 लिया आपने, आर आपका जाहिर सी बात है मान लो कम आएगा, मैंने मान लिया 30, तो साइन 45 अपॉन साइन 30, कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा ही। क्या आएगा? साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 30 कितना होता है? 1/2 है भाई। साइन 30 हमें नहीं कितना पता होता है? भैया, पढ़ा है नहीं हमने अभी। अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तुमने? नहीं अभी है ही, नहीं तो, मतलब आएगी अभी आगे। अगर क्वेश्चन हमारे जो उसमें होंगे उसमें वैल्यू दी जाएंगे फिर, हाँ उसमें दे अगर रखी तुम्हारे है ना दिए जाए। वैल्यू, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ कोई बात नहीं, तो इसको काटोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा तुम्हें, हाँ वैसे कर दो, आ दो जाएगा। 3/2। √2 आ जाएगा, √2 इज कांस्टेंट। जाहिर सी बात है जब भी इनको डिवाइड करो तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और ये देखो, पहली बात तो इनकी कोई यूनिट होती नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री कोई यूनिट नहीं होती है, इसमें कोई नॉर्मल वैल्यू मिलेगी, नॉर्मल कोई वैल्यू मिलेगी, तो नॉर्मल से नॉर्मल डिवाइड करोगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, कि मीटर पर सेकेंड या कुछ और यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है इसकी, नो एसआई यूनिट। समझे क्या?
भाई जल्दी बताओ, डाउट तो मैं समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। बताओ किसी को डाउट है तो। कोई नहीं है जिसको डाउट है? यार तुम डाउट कैसे पूछते नहीं हो, फिर जब पूछो तुमसे तो तुम बताते नहीं हो। तुम्हारा भी अब अलग ही हिसाब है, भगवान मालिक है तुम्हारा। हम्म। बे राइट हैंड वाला साइड दोबारा समझा दो। तेरे को बेटे तू क्या समझाओ तुझे? समझाया तो ये। हर आई के लिए कुछ आर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जब भी हम देखेंगे कुछ ना कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होंगी कि जब इनका रेशियो निकालूंगा मैं रख के, तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, हमेशा, और फिक्स कांस्टेंट हुआ। ठीक है, ये हमने जब पाया, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ भैया। ये चक्कर है। अब बे नो यूनिट का इसको, है ये। मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट क्या पाई? कोई यूनिट नहीं होती इसकी। एंड यूनिट समझते हो ऐसा यूनिट, मीटर, केजी, मीटर पर सेकंड हाँ भैया। स्क्वायर, न्यूटन, जूल, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। और इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अब मैं थोड़ा और आगे समझाऊंगा इसमें, ठीक है? या नोट डाउन कर सकते हैं क्या, स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं ले लिया। हम्म। आज क्या क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी आ रही है, सेम आ रही है? क्या भैया? ठीक आ रही है। मैं भैया मेरे को तो बीच बीच में धुंधली दिखाई दे रही है। यार वो बे सही नेट, आ रही है। आपको ना इसमें एक चक्कर है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा भाई। ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है, हो क्या सकता है। हाँ, क्योंकि इसमें बे ज्यादा इंटरनेट फोन कनेक्शन अच्छा होना चलता है ना दिन चाहिए। में तो सही चलता है भैया। बाकी भैया फोन से पता लगेगी आपको। हाँ हाँ हाँ, इंटरनेट कनेक्शन है ना? स्ट्रॉन्ग रखा करो, दिन में कम यूज किया करो। और दूसरी बात ठीक। और है, हाँ बाकी बे अब मैं रिकॉर्डिंग दिन का तो में इसमें कम सिस्टम होगा है। तो वीडियो अच्छे से नहीं आती। हाँ, और रिकॉर्डिंग का भी हिसाब कर दिया है मैंने। और मैं, आप टेंशन मत लो, हम और कुछ करने में लगे हुए हैं। हम इसमें, मैं सोच रहा हूँ और इसी क्लैरिटी बढ़ाई जाए, या मैं ऐप और एप्स देख रहा हूँ, या तो इसी के अंदर कुछ और करेंगे। एचडी इसमें एक ऑप्शन है, प्लान लेना पड़ेगा, पता नहीं कुछ ना कुछ करेंगे। मैं इस चीज में लगा हुआ हूँ कि कैसे हम इसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग और अच्छी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। हम इस चीज में लगे हुए हैं, लाइटनिंग बढ़ाने में, मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, हमने ये लगा था कि जुलाई तक लॉकडाउन खुल जाएगा, समझ रहे हो? तो ये हमने जुगाड़ करा था कि यार बच्चों को पढ़ा पाए, सही से पढ़ा पाए। अब जैसे नजर आ रहा है दिल्ली में तो केस तुम्हें बताइए, बुरा हाल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई में भी नहीं खुलना है और अगस्त तक भी नहीं खुलना है, क्योंकि गया केस गया, कम, सही है। हाँ क्योंकि केस कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। और बढ़ भी 100-200 नहीं रहे हैं, सीधा 1000-1000, 2-2000 ऐसे करके बढ़ रहे हैं। स्कूल तो समझ रहे खुलेंगे हो? ही। स्कूल तो खुलेंगे अरे ही। कुछ नहीं खुले, कुछ नहीं नहीं खुलने भाई, वाला अब भाई। है बस न्यूज आई है, अभी खुलेगे नहीं। वो कंफर्म नहीं है भैया। वो टीचर बोल रही थी अगस्त के बाद ही खुलेंगे। हाँ नहीं खुलेंगे यार, पहले लगा था जून में खुलेंगे, जुलाई में। जब तक केस रहेंगे ना, बे वो भी स्कूल शायद से खोल ही नहीं खुलेंगे सकता। अगस्त में। वो भी पक्का नहीं है, तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग और बना रहे हैं, आप टेंशन मत लो, काफी स्ट्रॉन्ग चीज बना रहे हैं। ठीक है, देखते जाओ बस। क्या बस लगाते हैं भैया, अभी एक ये जरूर कैमरे कहूंगा, स्टैंड लगा रखा है आपने? नहीं जुगाड़ कर रखा है अभी तो। अच्छा, ठीक है, मतलब कैमरा वो भी, स्टैंड नहीं वो है। तो रखना है मेन, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक अभी है। स्टैंड नहीं है। ठीक है, तो सीधा लगाना है वो तो हमने जुगाड़ हो रखा है, सामने रखना है, वो मैंने कर रखा है इसमें इंतजाम। ठीक है। ठीक बस है। मेन तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सबके लिए कह रहा हूँ मैं, अगर मैं वीडियो क्वालिटी अच्छी करूंगा, यहाँ से तो मैंने वाईफाई लगा रखा है, 50 Mbps स्पीड है, और मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा वाईफाई की। वाईफाई की स्पीड बढ़ा के और अच्छी क्वालिटी यहाँ से होगी। पर तुम्हें अगर वो अच्छी क्वालिटी चाहिए तो तुम्हें अपना नेट भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा,
देखो जियो या ये सब का नेट स्ट्रॉन्ग है, बट आप यूज मत करना, दिन में ज्यादा यूज मत करो, क्लास के लिए ही यूज करो, ठीक है। फिर आपको बच जाए तो आप क्या करो, शाम को रिकॉर्डिंग देख लो, उससे बचा हुआ है तो। या तो वाईफाई अगर जिसके घर में है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और वाईफाई वैसे लगाना ठीक है आजकल, या प्लान भी आजकल काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं नेट के, वो तुम देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, नेट का इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग नेट बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग अगर क्वालिटी बना रहे हैं तो आपको वहां से भी नेट का इंतजाम रखना पड़ेगा भाई। बाकी रिकॉर्डिंग भी मैं अच्छी अच्छी करूंगा, आप देखना, करेंगे हम सारी चीजें, बस आप पढ़ते जाओ, यहाँ से हम लगे हुए करने में, और अपने दोस्तों सबको बताते जाओ, ठीक है, क्योंकि छूट जाएगा वरना उनकी दिक्कत हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे, मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझा दिया था, ठीक है। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने बताया क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, ये है इसका साइन, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे, एक बात की ध्यान से समझनी है, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर तो हो गया कि जहां से इंसिडेंट हुआ वो आई, आर जहां रिफ्लेक्शन हुई वो। अब अगर मैं इसको मीडियम के हिसाब से लिखूं, कि मान लिया आपको सबको पता है कि किसी ना किसी मीडियम में घुसेगी ये रे, अगर जिस रे, जो रे पहले जहां थी उसको मैंने मीडियम 1 बोल दिया, जिस मीडियम में घुसी उसको मीडियम 2 बोल दिया, तो जो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, कि जिसमें वो रे गई है, ठीक है, कि जिसमें वो रे आपकी गई है, समझे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम किसका निकालते हैं, कि जिसमें आपकी वो रे गई है, ऑब्वियस सी बात है, उसी का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलता है किसका, जहाँ रिफ्लेक्शन हुई है, यानी जिसमें रे गई है, तो इसको हम लिखते हैं N21। 21 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको लिखूं, इसको एक तरीका और लिखने का, समझ में आई बात है सबको, क्या किया मैंने, क्लियर। देखो भाई मैंने अभी बताया, साइन आई बाई साइन आर N21 लिखते हैं, इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, यानी जिस मीडियम में गई है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल के आता है हमारा, बात समझ में आ रही है। ये कंपेरिव क्वांटिटी है, 2 मतलब इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, समझे। क्लियर। भैया क्या लिखा, मीडियम 1? हाँ मीडियम 1, जैसे एक बात मैंने अभी भी बताई, ये कोई मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, इससे रे आई इसमें गई, तो जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, जो रेशियो निकालते हैं, क्योंकि आई आपको पता है यहाँ आई बन रहा है, यहाँ आपका क्या होता है आर है, जो साइन आ गई साइन आ रही है किसके बराबर होता है N21, और ये क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक क्वांटिटी है जो ये बताती है कि अगर जो लाइट है वो रे 1 जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई है तो कितना वो बैंड हुई है, बात समझ में आई। कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक तरीके से क्वांटिटी वो शो कर रही है कि अगर मेरी जो लाइट जा रही है किसी मीडियम के अंदर, वो वहां जाकर क्या हो रही है आपकी, बैंड कितना हो रही है, उससे हमें पता चलेगा। ठीक है, हाँ भैया। बात समझ में आ रही है। अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो बैंड किस तरफ करेगी, नॉर्मल की तरफ, और वही जब ये डेंस से रेयर में जाएगी तो बैंड किस तरफ करेगी, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से अपोजिट। अपोजिट। तो ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है, कि जो डायरेक्शन है लाइट की वो कैसे चेंज कर रही है, कितनी चेंज कर रही है, वो ये शो करता है। तो इसलिए रेशियो होता है
कि इसका रेशियो इसके मुकाबले, इसलिए हम n2 1 लिखते हैं। क्या कि 2 में गई है तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके मुकाबले, 1 के मुकाबले। रेशियो देता है sin i बाई sin r। समझे? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उतना ज्यादा डायरेक्शन चेंज करेगी, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम डायरेक्शन चेंज करेगी। इसका इसके मुकाबले रेशियो है, इसका इसके मुकाबले। ऐसे ही मान लो, अब मुझे बताना, ये इससे अंदर से बाहर निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। भैया हर जगह यहाँ चेंज साइन, होगा, हाँ तो ये यहाँ पे क्या अंदर होगा, घुसेगा तब भी चेंज होगा, बाहर आएगा तब भी चेंज होगा। बिल्कुल। अब जैसे मैं, ये तो क्या था यहाँ पे कि 2 का 1 के हिसाब से जब यहाँ एंटर कर रही है, ये उस केस के लिए था, समझे? अगर मैं कहूं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 जहां पे घुसी है रेयर में, अगर अब रेयर में बाहर निकलेगी विद रिस्पेक्ट टू 2 तो अलग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो। समझ रहे हो? हाँ भैया। भैया एन मतलब अलग आ जाएगा। नॉर्मल। अबे एन मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का साइन है, ये रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एन से। ठीक है भैया। ठीक है, हाँ इसको ध्यान से समझना है। अब एक और बात है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि मैं स्पीड ऑफ लाइट दे दी जाए, ये v1 मान ली मैंने, v1, मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड है और मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड है, अगर वो मुझे दे दी जाए तो मैं उससे भी क्या निकाल सकता हूँ, n21, और निकलेगा n21। यानी इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और फॉर्मूले में मैं ऊपर 1 की रखूंगा, नीचे 2 की रखूंगा स्पीड ऑफ लाइट, ये ध्यान रखनी है, समझे? और एक और बात है इसके अंदर, अगर हमारी जो लाइट है वो एयर या वैक्यूम से आ रही है, अगर मेरी जो लाइट है अगर क्या हो जाए, मीडियम 1 क्या हो जाए, वैक्यूम हो जाए या फिर एयर हो जाए। वैक्यूम बताया जहां कुछ नहीं होता है, एयर वाटर सॉलिड कुछ नहीं होता है, और एयर आपको पता है नॉर्मल जो एयर है, तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसमें हम सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं। मतलब क्या है, अगर मैं सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम जो भी है ये अगर एयर के मुकाबले, तो मैं उसमें सीधा लिख सकता हूँ एन एम। एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते नहीं है, हम सीधा क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला हुआ है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.52 होता है, इसका मतलब मैंने क्या बोला, सीधा मेरे दिमाग में फिट हो जाएगा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके मुकाबले में है, एयर के मुकाबले में है। अगर मैं साथ में कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं ये बोलता कि ये ग्लास है और ये ग्लास से निकल के मान लो पानी में जा रहा है, यहाँ पानी रख दिया मैंने, ये ग्लास है और यहाँ मैंने पानी रख दिया, सीधा भिड़ते पानी है, ये ग्लास है, तो यहाँ मैं क्या बोलूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। समझे? अगर पानी से ग्लास में जा रही है तो मैं क्या बोलूंगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे लिखूंगा। अगर यहाँ से यहाँ रे जा रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखूंगा, एन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर यहाँ से यहाँ रे जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे लिखूंगा। पर अगर मेरी रे एयर से इसमें आ रही है तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर मेरी सीधा रे पानी में जा रही है तो मैं क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। उसमें रिस्पेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयर और वैक्यूम हमें बताए, उसकी वैल्यूज हमें पता है, वहां स्पीड ऑफ जो लाइट है वो फिक्स होती है, तो हम बार बार उसका यूज नहीं करते हैं। वहां के बुक में भी आपको एक टेबल दिया होगा, उसमें सीधा हम क्या लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो जब सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है तो आप मान लेंगे कि कहां से आई है, वो एयर और वैक्यूम से आई है। समझे? भैया एन एम मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और इसको एक टर्म भी बोलते हैं, इसको एक नाम रखते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो किसके रिस्पेक्ट में होता है,
वाटर और वैक्यूम। समझे? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर और वैक्यूम। इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ध्यान रखना। और अगर इसके अलावा मैं कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलूंगा तो जिस मीडियम से दूसरी से आई है उसके रिस्पेक्ट में बोलूंगा। बाकी जो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है? एयर और वाटर, एयर और वैक्यूम। उसमें अलग से बोलने की जरूरत नहीं होती है। समझे बात? कोई डाउट किसी को? मैं वाटर का दोबारा समझा दो, यहाँ पे आपने वाटर लिखा है। भाई वाटर से अगर ग्लास में रे जा रही है तो मैं क्या बोलूंगा? रिफ्लेक्टेड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर वाटर में जा रही है ग्लास से तो मैं क्या बोलूंगा? रिफ्लेक्टेड वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। जिसमें रे जाती है उसका मैं रिफ्लेक्टेड किसी जिससे रे आ रही है उसके रिस्पेक्ट में बोलता हूं। अगर एयर से वाटर में जा रही है तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टेड इंडेक्स बोलते हैं, जिसको हम सीधा बोल देंगे एन ऑफ वाटर, एन ऑफ ग्लास। क्लियर? जहां से जाएगी भैया। हाँ, तो ठीक टाइम है हो भैया, गया, आगे 9th के बच्चे आ रहे हैं। इसको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, इसको दोबारा रिवाइज कर लेना, आपको दोबारा हेल्पफुल मिल जाएगी। ठीक है? अब आपको दोबारा ठीक भी है पढ़ भैया। सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है उसको दोबारा लेक्चर को रिवाइज कर लेना। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, 10th वाले लीव कर सकते हैं। बाय, भैया नमस्ते। नमस्ते, एंड कर दो।